हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। असमान वैद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड होता है जिसके अलग प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान था, यानी एक ही वैद्युत क्षेत्र सभी बिंदुओं पर था। इसमें अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र हो सकता है। चलिए, तो असमान में अगर वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो क्या होता है, आज वही पढ़ने वाले हैं। या कहेंगे, इसे दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की गति। क्योंकि हम नॉर्मली गति के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार की गति होगी। हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की गति पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बलाघूर्ण लगता है। वो बलाघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है। जब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था में वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण शून्य हो जाता है और उस पर कुल बल भी लगने वाला क्या हो जाता है, शून्य। साम्यावस्था एक समान वैद्युत क्षेत्र में कुल बल हमेशा शून्य रहता है। इस चीज को मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। अब असमान में देखते हैं कि असमान वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि जब कोई द्विध्रुव असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर नेट बलाघूर्ण तथा नेट बल दोनों ही लगते हैं। नेट बलाघूर्ण तथा नेट या कुल बल दोनों लगते हैं, जिस कारण वैद्युत द्विध्रुव की गति घूर्णन और ट्रांसलेटरी यानी स्थानांतरण दोनों होती है। यानी घूर्णन टॉर्क की वजह से द्विध्रुव घूमेगा और नेट बल यानी जिस दिशा में भी कुल बल होगा उस दिशा में द्विध्रुव आगे भी बढ़ेगा। इधर बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, यह हम अभी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के वैद्युत क्षेत्र में किस तरीके से गति करेगा। यही हमारा टॉपिक है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले हम थोड़ा साम्यावस्था को समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी साम्यावस्था को समझते हैं। साम्यावस्था क्या है, देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि असमान वैद्युत क्षेत्र में नेट बल आघूर्ण लगता है, बस साम्यावस्था को छोड़कर। साम्यावस्था कौन सी होती है, जब थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 हो, तो वो साम्यावस्था होती है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कुल बल क्या लगता था, 0। देखिएगा बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा साम्यावस्था की अवस्था कब आती है, जब किसी वस्तु पर नेट टॉर्क यानी बलाघूर्ण 0 हो और कुल बल भी क्या हो, 0। तो इसको हम कहते हैं बेटा साम्यावस्था। इसमें इसको कह सकते हो पूर्ण साम्यावस्था। आपने 11th क्लास में इस चीज को पढ़ा था, यांत्रिक साम्यावस्था। 11th क्लास में ये बात थी, जब किसी निकाय पर कुल आघूर्ण तथा कुल बल दोनों शून्य हो तो वो यांत्रिक साम्यावस्था में होती है। नॉर्मल यहाँ पर हम चार्ज वगैरह पढ़ रहे हैं, इसलिए यांत्रिक वर्ड यूज करना करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं पूर्ण साम्यावस्था लिख दी। अगर इनमें से कोई एक चीज फॉलो ना हो, यानी मान लीजिए ऐसा हो, यदि टॉर्क तो 0 हो पर कुल बल 0 ना हो, तो इसको कहते हैं आंशिक साम्यावस्था, पार्शियल इक्विलिब्रियम। आंशिक साम्यावस्था यानी एक तरीके से साम्यावस्था, दूसरी तरीके से साम्यावस्था नहीं है। यानी ये घूर्णन गति तो नहीं करेगा और स्थानांतरण गति करेगा। स्थानांतरण गति मतलब एक दिशा में सीधी गति, ऐसे समझ लीजिए स्थानांतरण। तो ये स्थानांतरण गति करेगा, इसको कहते हैं, आप क्या समझ सकते हो इसको, ये आंशिक साम्यावस्था।
जो एक समान वैद्युत क्षेत्र था उसमें ये दोनों कंडीशन फॉलो होती थी इन दो केस में, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। परंतु बेटा असमान वैद्युत क्षेत्र में ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती। ये कंडीशन तो हमने इसलिए फॉलो कर दी क्योंकि हम कौन सी गति पढ़ने वाले हैं अब, घूर्णन साम्यावस्था में। घूर्णन साम्यावस्था की गति को हमने पहले ही मान लिया कि साम्यावस्था में, साम्यावस्था में घूर्णन कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है, 0, क्योंकि हमने टॉर्क के लिए फॉर्मूला पढ़ा था PE sin थीटा। अगर sin थीटा बराबर 0 होगा तो भी टॉर्क 0 होगा, 180 होगा तो भी टॉर्क 0 होगा, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री एंड 180। तो साम्यावस्था के लिए अभी हम पढ़ेंगे, हम दोनों चीजें एक साथ लेकर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये साम्यावस्था नहीं होगी तो फिर आप जान समझ ही गए होंगे कि द्विध्रुव में दोनों गति होंगी, वो रोटेशनल मोशन भी करेगा, ऐसे घूमेगा भी और साथ के साथ आगे भी बढ़ेगा, दोनों गति होगी। कारण वैद्युत द्विध्रुव की परिणामी गति घूर्णन तथा स्थानांतरण दोनों गतियां होंगी, ठीक है बेटा, दोनों गति। पर अभी हमने ये चीज मान लिया है, या एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा साम्यावस्था का, कि हम घूर्णन साम्यावस्था में मानेंगे, हम सिर्फ स्थानांतरण के बारे में, गति के बारे में हम बात करेंगे। तो आप ये बात समझ गए होंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र में ये कंडीशन फॉलो होती है। ये असमान क्यों होती है बताएंगे। असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र में दोनों द्विध्रुवों पर, द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बल समान नहीं लगते, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होता है अलग बिंदुओं पर, तो नेट बल जो होता है वो शून्य नहीं होता। इस कारण नेट बल के कारण जिस दिशा में भी बल ज्यादा होगा उसी दिशा में द्विध्रुव गति करना प्रारंभ कर देता है। और उसी स्टडी को हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। आप समझ गए होंगे, जब ये दोनों फॉलो हो कंडीशन, टॉर्क भी 0 हो, नेट बल भी 0 हो, तब साम्यावस्था, पूर्ण साम्यावस्था होगी। असमान, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में होती है। असमान वैद्युत क्षेत्र में टॉर्क 0 हो सकता है, कब, घूर्णन साम्यावस्था, थीटा बराबर 0 और 180 पर बल कभी भी 0 नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नेट बल शून्य नहीं होगा असमान, ठीक है। इसी को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं घूर्णन साम्यावस्था में असमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की गति। मैंने द्विध्रुव की गति ही लिख दी है क्योंकि हम गति के बारे में ही सवाल आएगा, गति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बेटा घूर्णन साम्यावस्था मान ली हमने, यानी थीटा बराबर 0 है या थीटा बराबर 150 है। चलिए देखते हैं, इसमें बेटा दो केस बनेंगे, मैं दोनों ही केसेस के बारे में बता देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव या तो घटते हुए वैद्युत क्षेत्र में रखा जा सकता है या बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में रखा जा सकता है। आसान कंडीशन ली गई है, इसके दो केस बनेंगे, केस 1। केस 1 में मान लीजिए बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, यानी इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ कोई वैद्युत क्षेत्र, ये केस 1, इसके लिए पढ़ना है। चलिए इसमें भी दो केस, पहले हम ए पढ़ते हैं, पहले हम ए। पहला केस है बेटा जब बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, पहला केस बनेगा जब थीटा बराबर क्या हो, 0, और दूसरा केस बनेगा जब थीटा बराबर 180। जब थीटा बराबर क्या हो बेटा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब बनता है, जब द्विध्रुव का P थीटा होता है P और E के मध्य कोण, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स P पैरेलल टू E, P और E एक दूसरे के समांतर, क्या हो, समांतर। ये उस केस के लिए बात है। चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र बना देता। मान लीजिए ये कोई बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में बढ़ रहा है, इस दिशा में दिखा देता, ये कोई वैद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा इधर मान ली, ये कुछ स्पेशल वैद्युत क्षेत्र माना है। आइडियल बात है कि परिमाण वाइज इस दिशा में बढ़ रहा है, दिशा इसकी निश्चित मानिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाए। ऐसा पॉसिबल है नहीं नॉर्मली, पर ये सोच के चलिए।
कि परिमाण यहाँ से ऐसे ऐसे इस दिशा में बढ़ता जा रहा है और इसकी दिशा ये वाली, ठीक है। ये बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र, क्या है ये? बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस दिशा में बढ़ता हुआ है, इस बिंदु पर कम होगा, फिर दूसरी में ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे हर बिंदु पर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं। हमें मालूम है थीटा बराबर 0 पर टॉर्क कितना लगता है? 0। टॉर्क बराबर क्या होता है? PE sin 0। तो कितना हो गया? 0। तो यानी द्विध्रुव जो इसके अंदर रखा गया है उस पर टॉर्क कितना लगेगा? 0 डिग्री पर 0। और द्विध्रुव किस प्रकार से रखा गया होगा देखिएगा बेटा। ये मान लीजिए द्विध्रुव ऐसे रखा है, ये कोई द्विध्रुव है, ये प्लस आवेश होगा, इधर माइनस होगा, क्योंकि P की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस Q की तरफ, तो P किधर होगा? ऐसे। P की दिशा माइनस Q से प्लस Q होती है, ठीक है। तो P की दिशा इधर, वैद्युत क्षेत्र भी किधर? इधर। तो P और E के बीच कोण कितना बनेगा? 0। तो द्विध्रुव कुछ इस तरीके से रखा होगा। साम्यावस्था के लिए, घूर्णन साम्यावस्था के लिए थीटा बराबर 0। ये बात क्लियर? चलिए बेटा, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि टॉर्क 0, तो ये घूर्णन साम्यावस्था में है, ये तो हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है। अब बात करते हैं इस पर लगने वाले बलों की, इस पर लगने वाले बलों की। तो बलों के लिए सबसे पहले मैं यहाँ मान लेता हूँ, मान लीजिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E1 है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E2। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। तो यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है। एक और बात, E1 कम होगा, E2 ज्यादा होगा। हमें मालूम है कौन कम होगा? E1, और कौन ज्यादा होगा? E2, क्योंकि ये दिशा बढ़ती हुई है, तो इस दिशा में बढ़ रहा है तो E2 बड़ा होगा, E2 E1 छोटा होगा। चलिए बेटा, अब इस पर बल देखते हैं, इस पर बल देखते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने कहा था प्लस चार्ज पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो है, तो Q2 पर बल, वो सॉरी प्लस Q पर बल इस साइड लगेगा। बल किधर लगेगा? इस दिशा में। इस बल को नाम दे देता हूं मैं बेटा F2। क्या नाम दे दिया? F2। और ये कितना होगा? F2 बराबर होता है आवेश इनटू वैद्युत क्षेत्र। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? E। तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र आएगा, वो सॉरी बल आएगा, वो आया Q इनटू E। इस बिंदु पर माइनस Q आवेश है, माइनस Q आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में पढ़ा चुका हूं बेटा, याद रखिएगा। ये बेटा, इस बल को नाम दे देता हूं सपोज F1। तो ये F1 कितना होगा? आवेश तो Q है, दोनों Q होते हैं द्विध्रुव के आवेश, बस एक माइनस होता है प्लस, तो परिमाण वाइज तो Q है। और इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना? इस बिंदु पर E1। तो इस पर बल हो जाएगा F बराबर Q इंटू E1। F1 बराबर Q E1। तो देखिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि E1 लेस देन E2, कौन छोटा है? E1। E1 छोटा है तो F1 छोटा होगा। जो वैद्युत क्षेत्र छोटा है वो बल भी छोटा होगा, इसलिए F1 लेस देन F, यानी कि ये बल इस बल से छोटा है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये बल बड़ा है, ये बल छोटा है, तो ये बल अपनी दिशा में लेके जाएगा द्विध्रुव को, समझिए। हाँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि द्विध्रुव किस दिशा में? इस दिशा में जाएगा। वो कौन सी दिशा? वैद्युत क्षेत्र, या ऐसे कह सकता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेगा इस केस में, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र के केस में ये दोनों बराबर आते थे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दोनों बिंदुओं पर समान था, इसलिए वहां पर नेट बल शून्य होता था, पर यहाँ नेट बल शून्य नहीं होगा। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ इस केस में, तथा नेट या कुल बल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो समेशन F, यानी F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 नॉट इक्वल टू
0 है, यानी समेशन F1 माइनस F2 ये 0 नहीं है, इसलिए ये स्थानांतरण साम्यावस्था में नहीं है। अगर ये 0 आ जाता तो ये स्थानांतरण साम्यावस्था भी बन जाती। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं ये द्विध्रुव किधर जाएगा, इस दिशा में। तो इसके लिए मैं एक चीज लिख सकता हूं, अतः द्विध्रुव अपने द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P की दिशा में गति करता है। तो मैंने इसके लिए बेटा मैंने ये लिख दिया कि वैद्युत द्विध्रुव किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी है, P की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी किधर है, इधर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया द्विध्रुव अपने द्विध्रुव आघूर्ण की सदिश यानी वेक्टर P के दिशा में गति करेगा। किस केस में, बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में। अब कौन से केस में, जब थीटा बराबर 0। अब इसका दूसरा केस पढ़ते हैं, इसका दूसरा केस। केस 2 है बेटा, केस 2 नहीं बेटा, केस 1 ही है, इसका बी पढ़ते हैं। बी साम्यावस्था कौन सी है, बी जब थीटा बराबर क्या हो, जब थीटा बराबर 180। अब 180 के लिए पढ़ लेते हैं, ये ऐसे 4 बनेंगे, इन्हीं पर क्वेश्चन आएगा कि बढ़ते वैद्युत क्षेत्र में हैं, जब थीटा बराबर 0 हो तो वैद्युत द्विध्रुव की गति किस तरफ होगी। तो इस तरीके से आएगा, तो आपको ये पता चल गया कि वैद्युत द्विध्रुव की गति किधर होगी, P की दिशा में। कब, जब थीटा बराबर 0, बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र। अब बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में ही बात चल रही है, ये बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में ही बात चल रही है। इसका बी, जब थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 का मतलब होता है बेटा P माइनस C के समांतर, या कहेंगे प्रति समांतर। इसमें P और E एक ही दिशा में थे, उसमें P और E की दिशा विपरीत होगी। तो वो विपरीत दिशा कैसे होगी देखते हैं। पहले मैं बढ़ता हुआ एक वैद्युत क्षेत्र बना देता हूं, सेम चलेगा बेटा, बस इसी का एक डायग्राम और बनाया था। ये बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र है, बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस दिशा में बढ़ रहा, जैसे ये बढ़ रहा था, इसी में बात एक चल रही। बस अब डायपोल यानी द्विध्रुव की अवस्था चेंज करनी। अब जो द्विध्रुव रखा है वो इस तरीके से रखा है, द्विध्रुव कैसे रखा है। अब यहां पर माइनस है और ये यहां पर प्लस है। इस केस में ही P की दिशा E से विपरीत होगी। P की दिशा किधर होती है, -q से +q, तो बेटा P किधर होगा, इस दिशा में। ये P होगा, P वेक्टर, P किधर होगी, इस दिशा। तो अब P और E की दिशा प्रति समांतर होगी, या कहेंगे P और E के बीच कौन कितना हो गया, 180। अब द्विध्रुव कुछ ऐसे रखा, द्विध्रुव ऐसे रखा। इसमें देखते हैं बेटा, इसके लिए पहले यहाँ कंडीशन लिख देता हूं। जब थीटा बराबर 180 हो तो बेटा टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क बराबर होता है PE sin 180। sin 180 का मान भी क्या होता है, 0। तो टॉर्क तो यहाँ भी 0 होगा, वो तो टॉर्क लगना भी 0 है क्योंकि हम साम्यावस्था तो पहले लेके चल रहे हैं, घूमना साम्यावस्था। चलिए अब बात करते हैं इस पर बल की। तो बेटा मान लीजिए इसका वैद्युत क्षेत्र E1 है, इसका वैद्युत क्षेत्र E2, ठीक है। हमें मालूम है E1 कम होगा, E2 ज्यादा होगा, बढ़ती हुई दिशा वो है, ठीक है। चलिए बल की दिशा देखते हैं। बल +q पर आप बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि इस पर बल लगेगा इस दिशा, ये बल की दिशा। इस बल को मैं नाम देता हूं F बल, क्योंकि E1 पॉइंट पर रखा है, E1 वैद्युत क्षेत्र में, तो F बल Q इंटू E। माइनस आवेश पर, ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो बल किधर लगेगा, अंदर। इसको नाम दे दिया F2, Q इंटू E2। ये हो गया दूसरा। E2 पर इतना बल लगेगा, E1 पर इतना, या प्लस Q पर इतना बल लगेगा, माइनस Q पर इतना बल। ये ठीक है। तो देखो यहां पर कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, E1 कम है, E1 लेस देन E2 है, इसलिए कौन छोटा होगा, F1 F2 से छोटा, F1 F2 से छोटा होगा, F2 बड़ा है। जो बल बड़ा है उसी दिशा में द्विध्रुव जाएगा, जो बल बड़ा है द्विध्रुव उसी दिशा में गति करेगा। द्विध्रुव F2 किधर है, मेरी तरफ, मेरी दिशा में, तो इस तरफ मेरी तरफ दिशा गति करेगा। या डायग्राम की लैंग्वेज में बोलें तो P की दिशा किधर है, इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, इस तरफ। तो द्विध्रुव आघूर्ण किधर गति कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा में ही गति कर रहा है। ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा में ही गति कर रहा था वो, तो कॉमन बात बन गई दोनों में। तो आप ये सेंटेंस याद करके कि एक समान असमान वैद्युत क्षेत्र में, बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में गति करता है, इस बात को आप याद कर सकते हैं। तो ये बात दोनों से प्रूफ हुई। यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, F1 F2 ज्यादा है, अतः F2 किस दिशा में, इस दिशा में, P की दिशा में गति करेगा। मैं लिख देता हूं अतः द्विध्रुव अपने, यानी अपने ही द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P वेक्टर की दिशा में गति करता है। तो ये बेटा ये दोनों बात कॉमन है, ये बात कॉमन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूं, देखिएगा इसकी गति किधर होगी, इस तरफ, ऐसे बना द्विध्रुव की गति, ठीक है। P की दिशा भी किधर है, तो द्विध्रुव किसकी दिशा में गति कर रहा है, P की दिशा में, किसमें, बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में। इसमें द्विध्रुव किधर गति करेगा, इस तरफ, Q2 ज्यादा है ना, वो सॉरी F2 ज्यादा है तो F2 इधर है, तो ये है द्विध्रुव की गति, द्विध्रुव की गति। और P भी किधर है, P वेक्टर किधर है, इधर ही। तो दोनों में बात एक ही कॉमन आई कि द्विध्रुव P की दिशा में गति करेगा, P सदिश की दिशा में गति करेगा बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में। बस इस बात को आपको याद रखना, एक सेंटेंस में याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, अदरवाइज ऐसे प्रूफ कर लीजिए। नॉर्मली ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, अभी स्टेट बोर्ड में कम आया पर CBSE में कंटिन्यूअस से आ रहा है 3 साल से, इसलिए ये और नीट वगैरह एग्जाम में असमान वैद्युत क्षेत्र पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बात क्लियर बेटा, असमान वैद्युत क्षेत्र में, बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में गति करता है। बस ये सेंटेंस याद रखना, दोनों चीजों से पता, ठीक है। अब इसमें दूसरा केस बनता है, एक केस और बनता है बेटा, इसी में मैं करेक्शन कर दूंगा, आप पहले इसको बना लीजिएगा फिर दोबारा से बनाइएगा, मैं इसी में करेक्ट कर देता हूँ। दूसरा केस बनता है, अगर बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र दे दिया, सवाल में कभी कभी दे देते हैं घटता हुआ वैद्युत क्षेत्र, घटता हुआ वैद्युत क्षेत्र भी दे सकते हैं, तो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं ऊपर से मिटा के जो मैंने इसका कंक्लूजन लिखा है वो मैं पहले लिख देता हूं। तो पहले ये बात याद रखिएगा बेटा, असमान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घूर्णन तथा स्थानांतरण दोनों गति करता है, ठीक है, साम्यावस्था को छोड़कर, घूर्णन साम्यावस्था को छोड़कर। तो बेटा इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष लिख देता हूं मैं पहले, जो आपको याद रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा। निष्कर्ष निकला कि बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में, बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव
द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश लिख देता हूं, यानी पी वेक्टर की दिशा में गति करता है, की दिशा में गति करता है। ये सेंटेंस तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है देखते हैं। इसको यहां पर कर देते हैं केस 2। आप नया डायग्राम बनाइएगा बेटा अलग से। अब ये केस 2 है घटते हुए वैद्युत क्षेत्र में। ये किसके लिए बात हो रही है? घटते हुए वैद्युत क्षेत्र में, घटते ही, अब घटता हुआ वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो घटता हुआ, यहां पे भी घटता हुआ कर देता हूं, घटते हुए, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला वाला था इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये घटता हुआ, यानी अब इस दिशा में घट रहा है। पहले इस दिशा में बढ़ रहा था, अब इस दिशा में घट रहा है। अगर इस दिशा में घट रहा है तो पहले केस कौन सा है? थीटा बराबर 0 पे लगाते हैं। तो थीटा बराबर 0 में द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ, प्लस आवेश माइनस आवेश इस तरीके से होगा, पी की दिशा ई की दिशा के समांतर होगी, ठीक है। तो इस केस में ई जो है घटता हुआ विद्युत क्षेत्र, तो ई ज्यादा होगा, E2 कम होगा इस केस में, क्योंकि बेटा इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र क्या है? घट रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, तो E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम एरो उल्टा, तो यहाँ फोर्स भी उल्टे होगा, फोर्स भी उल्टे होगा। अब F1 ज्यादा हो गया, F2 कम हो गया। अब क्या हो गया? F1 ज्यादा हो गया, F1 कौन सा है? ये, और F2 कौन सा है? ये। तो अब ये द्विध्रुव किस गति दिशा में गति करेगा? बाकी केसेस यही रहेंगे, कुल बल 0 नहीं होगा, क्योंकि F1 बल अलग है, F2 बल का परिमाण अलग है। तो द्विध्रुव F1 ज्यादा है तो द्विध्रुव इस दिशा में गति करेगा। किस दिशा में? इस दिशा में। और P की दिशा किधर है? उधर। तो बेटा ये इस समय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में गति करता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P की दिशा की जगह में लिख देता हूं बेटा, अब P की दिशा के विपरीत गति कर रहा है कि, तो यहां लिख देता हूं कि विपरीत दिशा में। अब आप समझ गए किस दिशा में गति कर रहा है? विपरीत दिशा में। वैद्युत द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P की विपरीत दिशा में गति करेगा। कब? घटते हुए वैद्युत क्षेत्र। पिछली वाली से उल्टी दिशा आई, पहले उधर गति कर रहा था, अब किधर करेगा? इधर, क्योंकि घट गए, वैद्युत क्षेत्र बदल गया, ठीक है। अब उसके लिए ये बात यहाँ पर इसकी एरो खींच कर, अब वैद्युत द्विध्रुव किधर हुआ? इधर। P किधर हुआ? इधर। वैद्युत द्विध्रुव इधर। तो इसके लिए बात करते हैं। केस 2 का बी पार्ट, जब थीटा बराबर 180 हो, वैद्युत क्षेत्र कैसा है? घटता हुआ, इसी के बी पार्ट। इस केस में P और E प्रति समांतर होंगे, यानी E उस साइड है तो P किधर होगा? इस साइड, यानी ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू। तो देखिए बेटा यहाँ पर इस दिशा में अगर वैद्युत क्षेत्र घट रहा है तो E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा। सेम वही बात जो अभी हो रही थी यहाँ, ठीक है। यहाँ पर इसे हटाते हैं, बल आपको समझ गए होंगे, F1 बराबर Q1, F2 बराबर Q। E1 ज्यादा है तो यहाँ पर F1 ज्यादा, क्या होगा? F1 ज्यादा होगा। तो F1 को इधर दिशा में है, इस दिशा में, तो ये द्विध्रुव किधर भागेगा? इधर, ऐसे, ठीक है। और P की दिशा किधर है? इधर, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव P की दिशा के विपरीत दिशा में गति करेगा, अपने द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की विपरीत दिशा में गति करेगा, जैसे तो इसके लिए भी यही कॉमन बात है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये दिशा थी ना, बस इसको लिख देता हूं विपरीत दिशा। किस दिशा में गति करेगा बेटा? विपरीत दिशा में गति। कब? घटते हुए वैद्युत क्षेत्र।
तो इन दोनों के लिए कॉमन बात आ गई। यहाँ इसका एरो चेंज कर देता हूँ। ये द्विध्रुव की गति होगी, F1 उधर तो द्विध्रुव उधर भागेगा, P की दिशा किधर है, इधर, तो P की दिशा के विपरीत दिशा में ये गति करेगा, स्थानांतरण करेगा। तो इनके लिए कॉमन था। तो इसके लिए एक सेंटेंस बन गया कि घटते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के विपरीत दिशा में गति करता है। बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में गति करता था और घटते हुए में विपरीत दिशा में। तो इस बात को भी लिख देता हूं, करता है तथा घटते हुए वैद्युत क्षेत्र में, घटते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अपने द्विध्रुव आघूर्ण सदिश डायपोल मोमेंट वेक्टर P के विपरीत दिशा में गति, और ये गति कौन सी होगी, स्थानांतरण गति करता। ठीक है बेटा, तो कंक्लूजन हमारा ये बन गया यहां से लेकर यहां, यही चीज हमने प्रूफ की है मैंने कि बढ़ते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में गति करेगा तथा घटते हुए वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में गति करेगा। इस सेंटेंस को आप याद रख लेना। आपको चारों केस जो भी बने हैं अभी कि अगर थीटा बराबर 0 घटते हुए में रखें, या थीटा बराबर 0 बढ़ते में रखें, या थीटा बराबर 180 घटते हुए में रखें या बढ़ते में रखें, चार केस बन सकते हैं। चारों के लिए बस एक सिंपल लाइन से आपको, ये 2 लाइनों से आपको हमेशा याद रहेगा आपको कि बढ़ते वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र T की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव चलेगा और घटते वैद्युत क्षेत्र में P के विपरीत दिशा में द्विध्रुव गति करेगा। बस खत्म। ठीक है, चलिए बेटा, अब आपका वैद्युत द्विध्रुव कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, अभ्यास का 1.9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन शायद इसका पर बेस्ड है, एक आसान सा है टॉर्क पर। तो उसमें नॉर्मल फॉर्मूला लगता है P बराबर E sin थीटा। तो आप एक बार से देख